समझ नहीं सकते हैं। Good morning, girls. मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने बेलमेंट स्टार्ट कर दिया था ना, तो काइंड ऑफ बेलमेंट हो गया था, ड्यूटीज ऑफ बेली भी हो गया है, राइट्स ऑफ बेलर पढ़ना है। चलिए तो राइट्स ऑफ बेलर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्जाम सीसी के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उसमें एक क्वेश्चन में आपसे गारंटी और इंडेमनिटी के बारे में डिफरेंस भी पूछा गया है, राइट। तो वो डिफरेंस हम पढ़ लेंगे। अभी हमने क्योंकि गारंटी पढ़ा नहीं है, तो पीपीटी में वैसे डिफरेंस मेंशन है, तो उसमें से आप देख सकते हो। बाकी बेलमेंट ख़त्म करके मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी इसको, ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ बेलर, ठीक है। अभी तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेली और बेलर में क्या डिफरेंस होता है। ड्यूटीज ऑफ बेली, the duties of bailey are the rights of bailor. The bailor can enforce by suit all the duties of the bailey as his or her rights, ठीक है। तो फर्स्ट राइट क्या है? फर्स्ट राइट है बेलर का कि जो भी बेली की ड्यूटीज हैं जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पर देखो, ये ड्यूटीज ऑफ बेली में हमने पढ़ा था, एक तो टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, देन not make any unauthorized use of the goods, then not mix the goods, ठीक है। और अगर मिक्स किया भी है तो कंसेंट से किया है या बिना कंसेंट के किया है, वो भी हमें देखना होता है, ओके। तो ये सारे जो ड्यूटीज थी, ये सब बेलर फोर्सफुली भी इन्फोर्स करवा सकता है। अगर कोई बेली अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहा है
तो बेलर के पास ये राइट होता है कि वो बेली को स्यू करे, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दे कोर्ट में, टू एनफोर्स हिम और हर टू टेक केयर ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द बेली. ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड पे आते हैं, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. According to section 153 of the Indian Contract Act, the bailer can at any time terminate the contract of bailment if he or she finds that the bailee has done an act which is inconsistent with the terms of the contract of the bailment. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इफ आई एम द बेलर, मान लो मैंने अपना कोई शर्ट स्टिच करने को टेलर को दिया, दैट्स अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग द स्टिचिंग मैंने ये फील किया कि वो सही स्टिच नहीं कर रहा है, तो आई कैन टेक द शर्ट बैक एंड टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब टर्मिनेट मीन्स खत्म कर देना, ओके, एंड द कॉन्ट्रैक्ट. अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा. Mrs. Nagpal had given her cooking gas cylinder to her neighbor, Mrs. Saxena, who had recently shifted to the neighborhood and did not have gas for cooking. ठीक है, तो मिसेस नागपाल और मिसेस सक्सेना दो पार्टीज हैं. मिसेस नागपाल ने अपना कुकिंग सिलेंडर किसको दिया? मिसेस सक्सेना को. तो नागपाल हो गई बेलर और मिसेस सक्सेना हो गई बेली. Later, Mrs. Saxena found that Mrs. Nagpal found that Mrs. Saxena was using the gas for commercial purpose. She was making sweets and various delicacies and serving the dishes to a restaurant. Hence, Mrs. Nagpal had the right to terminate the contract. ठीक है, उस नागपाल ने उन्हें अपना गैस सिलेंडर किस लिए दिया था? सो दैट शी कैन यूज इट फॉर हर ओन पर्पस. अपने घर पर खाना बनाने के लिए वो यूज कर सके. पर वो क्या कर रही थी? वो उससे स्वीट्स बनाकर रेस्टोरेंट में सप्लाई करने लगी, जो कि एक कमर्शियल पर्पस हो गया. ठीक है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए उसने उन्हें नागपाल ने सक्सेना को गैस सिलेंडर नहीं दिया था. Okay, so she has the right to terminate the contract. वो उनसे वापस ले सकती है उस immediately. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please make sure that you write your name in the chat box, okay, for attendance. Now, third right पे आते हैं. Right to demand return of goods at any time in case of gratuitous bailment. According to section 159 of the Indian Contract Act, in case the bailee has lent the goods gratuitously to the bailee and the bailer has the right to terminate the contract anytime before the expiry of the period. However, if the termination causes loss to the bailee and the loss is in excess of the benefit derived by him or her, then the bailer has to indemnify the bailee's loss. क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो ग्रेजुअस बेलमेंट हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा. ग्रेजुअस बेलमेंट वो होता है जिसमें सिर्फ एक पार्टी को ही फायदा हो. ठीक है, कोई कॉम्पनसेशन या पास नहीं होता. इसमें दो टाइप के हमने बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे. एक फर्स्ट वाज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और सेकंड था फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली. ठीक है, याद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखा भी देती हूँ इन केस कोई भूल गया है तो. ये काइंड्स ऑफ बेलमेंट में हमने ग्रेजुअस और नॉन ग्रेजुअस पढ़ा था. तो ग्रेजुअस बेलमेंट के अंडर ये दो बेलमेंट आते हैं. फर्स्ट टू फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली. ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या था कि फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर में सिर्फ बेलर का बेनिफिट हो रहा था, बेली का कोई बेनिफिट नहीं था. ठीक है, जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया था जिसमें रीना ने गीता अपनी फ्रेंड से एक शर्ट सिलवाई थी जिसके लिए उसको कोई पैसे नहीं दिए. ठीक है, उसकी शर्ट तो सिल गई पर
गीता का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। ओके, तो एक ही पार्टी का बेनिफिट होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम ग्रेचुअस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है, मतलब किसी एक ही पार्टी का फायदा होने वाला बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे सिचुएशन में कभी भी गुड्स वापस मांगे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट कोई कॉम्पेंसेशन भी पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर वापस मांगने की वजह से कोई दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाता है, उस केस में पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को और क्लियर होगा। अंशिता वॉज अ पुअर गर्ल एंड डिड नॉट हैव मनी टू बाय लॉ बुक्स। ओके, अंशिता के पास पैसे नहीं थे लॉ बुक्स खरीदने के लिए। हर क्लासमेट मंगला had 2 law books. She lent one to her friend Anshita for preparing for the exam. ठीक है, तो मंगला उसकी क्लासमेट थी, उसने उसके पास 2 बुक्स थी, तो उसने अंशिता को एक बुक दे दी कि एग्जाम के लिए पढ़ लो। As the book was old and worn out, Anshita got the book bound for ₹20. ठीक है, वो बुक पूरी फट गई थी, तो उसने क्या किया, अंशिता ने उसको बाइंडिंग करवा दी और उसके लिए उसे ₹20 खर्च भी करने पड़े। Later, Mangla lost her law book and asked Anshita to return the law book. ठीक है, अब क्या हुआ, मंगला ने अपनी खुद की बुक तो खो दी और फिर जो बुक उसने अंशिता को दी थी पढ़ने के लिए वो उससे वापस मांग ली। However, Mangla was liable to pay Anshita ₹20 for the binding of the book. यहाँ उल्टा हो गया है, अंशिता was liable to pay Mangla, नहीं सही है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसे खर्च किए उस बुक को बाइंड करवाने में, तो अगर उसका काम भी नहीं हुआ और मंगला से बुक वापस ले ली गई है, तो अंशिता को पैसे पे करने पड़ेंगे मंगला को, वो ₹20 जो उसने खर्च किए उस बुक की बाइंडिंग के ऊपर। अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल कंडीशंस हैं। ठीक है, अभी ये चीज ध्यान रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ बेलर पढ़ रहे हैं। अब there are 3 conditions which have to be fulfilled to get the rights of particular lien. नहीं, हमने कुछ मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया, ये पढ़ रहे थे, हाँ ओके, 4th पे आते हैं, कॉम्पनसेशन फ्रॉम अ रॉन्ग डूअर। According to section 180 of the Indian Contract Act, if a third person wrongfully deprives the bailee from the rightful use of possession of bailed goods or does them any injury or damage, then the bailer and or the bailee can bring a suit against that person for such deprivation or injury. Example देखते हैं, Keshav had visitors at his house, so he took 10 blankets for one night on rent from a shop. ठीक है, केशव के घर 10 लोग आ गए, मतलब बहुत सारे लोग आ गए उसके घर पे रुकने के लिए, और इतनी सारी उसके पास ब्लैंकेट्स नहीं थी, तो उसने एक टेंट हाउस से 10 ब्लैंकेट रेंट पर लिए। केशव कजिन पुट द ब्लैंकेट इन अ बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, केशव के कजिन ने क्या किया, उसको पानी में भिगो दिया। द ब्लैंकेट गॉट वेट एंड सो कुड नॉट बी यूज एट नाइट। The cousin thus prevented Keshav from using the blanket and so had to compensate Keshav for the loss. ठीक है, केशव स्पेशली वो 10 ब्लैंकेट रेंट पे पैसे देकर लेकर आया था, सो दैट जो लोग उसके घर पे आए हैं वो उसको ओढ़ सके, क्योंकि ठंड हो रही थी। बट उसके कजिन ने क्या किया, उसके कजिन ने, मतलब यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी है, बेलर बेली के अलावा किसी और ने क्या किया, उसके बकेट उसके ब्लैंकेट को गीला कर दिया। अब गीली ब्लैंकेट तो कोई ठंड में ओढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो क्या हुआ, केशव का नुकसान हो गया, एक ब्लैंकेट यूज नहीं हो पाया। ओके, तो जो जितना भी एक ब्लैंकेट का चार्जेस है वो केशव को कजिन से
लेना या मिलेगा, ठीक है, उसके फ्रेंड को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? राइट्स ऑफ बेलर सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट्स ऑफ बेली, ओके, सब जैसे उसमें था, राइट्स ऑफ बेलर में था ड्यूटीज ऑफ बेली इम्पोज करने का राइट था, यहाँ पर उल्टा है। राइट्स ऑफ बेली में जो भी बेलर की ड्यूटीज हैं वो उसे भी फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बेलर अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता है तो बेली के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सके, मतलब केस फाइल कर सके और एनफोर्स करवाए उसकी ड्यूटीज। अब सेकेंड देखते हैं। राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स। According to Section 165 of the Indian Contract Act, if the goods have been bailed by several joint owners, the bailee has the right to deliver them to or according to the directions of one joint owner without the consent of all, in the absence of any agreement to the contrary. ठीक है, मान लो एक से ज्यादा बेलर हैं, ठीक है, एक साथ एक पार्टी में, तो किसी भी एक को वो गुड्स डिलीवर कर सकता है या जिसको भी बोला जाए उसे डिलीवर कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिनेश टुक अ कॉस्ट्यूम ऑन रेंट फॉर प्लेइंग द पार्ट ऑफ रावण in a Ramlila from a shop which was owned by 3 brothers, Rinku, Pinku and Tinku, ठीक है। तो इन तीनों की शॉप थी, 3 ओनर्स थे। इनकी शॉप से दिनेश ने एक कॉस्ट्यूम लिया रावण की, ठीक है। रिंकू had given the costume to Dinesh, but after the Ramlila was over, Dinesh went to the shop and returned the costume to Pinku, ठीक है। क्या किया, उसने रेंट पे ले ली शॉप से, और ली किससे थी, रिंकू से, ठीक है। जब वो कॉस्ट्यूम लेने गया तो शॉप पे रिंकू था, ओके, बट जब उसे वापस करने गया तो शॉप पे उसका भाई पिंकू था, ठीक है ना। तो ये जॉइंट ओनर्स हुए, जॉइंट बेलर्स। तो उसने अगर एक से ली और दूसरे को वापस कर दी, दैट इज ऑल्सो इन द राइट ऑफ द बेली, ठीक है। थर्ड देखते हैं। राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू बेलर विदाउट टाइटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 166 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बेली हैज अ राइट टू डिलीवर द गुड्स इन गुड फेथ टू द बेलर विदाउट टाइटल, without incurring any liability towards the true owner. Sunita took a piece of cloth belonging to her mother to a tailor and asked him to stitch a cushion cover. Later, Sunita's mother visited the tailor and asked him to return the stitched cushion cover to her. The tailor refused to hand over the cushion cover to her and instead returned the cover to Sunita. Although the mother was the owner of the cloth, the tailor had the right to deliver it only to Sunita the baler. तो ये एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया होगा। अगर रियल ओनर बेलमेंट नहीं भी कर रहा है तो भी आप जिसने भी रियल ओनर जिसने भी बेलमेंट किया है, जो बेलर है, आपको राइट है कि यू कैन डिनाई द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू एनीबडी एक्सेप्ट द रियल बेलर, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे किया, टेलर ने बोल दिया कि सुनीता ही मुझे देने गए आई थी कुशन कवर सिलने के लिए, तो मैं उसे ही रिटर्न करूंगा, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता। दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, कई बार। अगर जैसे इसीलिए हमने रिसीट सिस्टम स्टार्ट किया, अगर रिसीट आपके पास है तो ही आपको गुड्स वापस मिलेंगे, ठीक है। टेलर भी आपको रिसीट देते होंगे, आप लोगों ने कभी स्टिच करवाया हो अगर तो। अंडरस्टूड मैम? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट टू लीन। Lien means
the right to retain possession of a property or good which belong to another person until that person pays all dues or claims. ठीक है, तो लीन मतलब होता है कि अगर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और बेलमेंट के अगेंस्ट जो भी कॉम्पेंसेशन पे करना था वो बेलर ने पे नहीं किया है, तो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बेली को राइट है कि वो उस सामान को अपने पास रोक के रखे जब तक उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिल जाता। जैसे अगर टेलर को मैंने कपड़ा स्टिच करने को दिया है तो जब तक मैं उसकी स्टिचिंग की कॉस्ट उसको नहीं पे करूंगी तब तक वो हमें डिलीवर नहीं करेगा प्रोडक्ट। द बेली कैन एक्सरसाइज द राइट The bailey can exercise the right to lien only till the goods are in his or her custody. As soon as the bailey loses the possession of goods, he or she loses the right to lien. Lien are of two types. ठीक है, जब तक उसके पास गुड्स पोजेस कर रहा है वो तब तक ही वो ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है ना, जब उसके पास से गुड्स चले जाएंगे तो फिर कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के लीन होते हैं। फर्स्ट इज पर्टिकुलर लीन according to section 170, where a bailey has, in accordance with the purpose of the bailment, rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of goods bail, he or she has, in the absence of the contract to the contrary, a right to retain such goods until he or she receives due remuneration for the service he or she has rendered in respect of them. Rumpa gave her car to a car service center for servicing. If Rumpa does not pay the servicing charges, then the service center can exercise the right to particular lien. They can retain the car and keep it in their possession till the servicing charges are paid by Rumpa. ठीक है, तो पर्टिकुलर लीन मतलब अगर चार्जेस पे नहीं किए गए हैं तो फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर वापस से नहीं किया जाएगा बाय द बेली। हाँ, अब इसमें देखते हैं देयर आर 3 कंडीशंस which have to be fulfilled to get the right to particular lien. Okay, अब पर्टिकुलर लीन मतलब अगर आप अपना जो गुड्स का पोजेशन है वो अपने पास ही रखना चाहते हैं जब तक पैसे ना मिल जाएं, उस राइट को गेन करने के लिए भी 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो राइट आपके पास आएगा बेली के पास। First is the bailey should have rendered some service to the bailor for the goods bailed and therefore be entitled for some remuneration for it. ठीक है, फर्स्ट राइट है कि बेली को जो गुड्स दिए गए हैं वो बेलर ने किसी काम के लिए दिए होने चाहिए। ठीक है, अगर फोर्सफुली उसने उससे गुड्स ले लिए हैं और उसके अगेंस्ट उससे पैसे मांग रहा है, दैट इज रॉन्ग। उस केस में पर्टिकुलर लीन काम नहीं करेगा। देन सेकेंड देखते हैं, द सर्विस रेंडर्ड बाय द बेली must be one involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed so as to confer an additional value on the article. ठीक है, तो जो भी चीजें करी गई हैं उस पे कुछ काम किया गया होना चाहिए बाय द बेली, चाहे वो उसकी स्किल यूज करके किया गया हो या जैसे अब हमने इतनी एग्जांपल्स देखे तो उसमें या तो टेलरिंग की बात हुई या रिपेयरिंग की बात हुई। ठीक है ना, कुछ काम उसने किया होना चाहिए। प्लस the service must have been performed in full in accordance with the direction of the bailiff within the agreed time or a reasonable time. ठीक है,
तो जो काम बोला गया है वो जिस तरह से बोला गया है वैसे ही होना चाहिए एज पर द डायरेक्शंस, ठीक है, विद इन द टाइम। जितने टाइम में बोला गया है उतने टाइम में ही कंप्लीट होना चाहिए, वरना पैसे नहीं मिलेंगे या काटने का भी राइट पोजेस करता है बेलर। ओके, ये 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी पर्टिकुलर लीन का राइट उसको मिलेगा। अब सेकेंड टाइप ऑफ लीन इज जनरल लीन। According to section 171, general lien is a right to retain the goods of another as a security for a general balance of account. The bailee can retain the goods bailed to him or her for any amount of time, for any amount due to him or her, whether in respect of those goods or any other goods. Okay, so the bailee has the right to retain the goods for any amount, whether in if there is any amount that is due on the bailer. The bailees who have a right to general lien are bankers, factors, attorneys of high courts and police brokers. They can retain the policy brokers. They can retain the policy of fire or marine insurance for their brokerage. अब यहाँ पर हम जिन पार्टीज की बात कर रहे हैं बेसिकली उनमें मेनली तो बैंकर्स आते हैं, ठीक है। बैंकर्स से हम ये एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर मान लो मैंने लोन लिया, ठीक है, लोन के अगेंस्ट यूजुअली मैक्सिमम टाइम पे मीन्स 99% ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं बिजनेस लोन से रिलेटेड जिसमें सिक्योरिटी के बिना भी काम हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम उन लोन्स की बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी लोन लिया जाए तो उसके अगेंस्ट हमें कोई श्योरिटी या कोई गारंटी के अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स, कुछ वैल्यूएबल एसेट रखना पड़ता है, ठीक है। और उस एसेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग उससे कम लोन हमें दिया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों की जाती है? सो दैट इन केस हम लोन वापस करने की कंडीशन में ना हो तो उस प्रॉपर्टी को या उस एसेट को यूज करके हमारा लोन रिकवर करा जा सके। ओके, सो ये भी इस जनरल लीन का एक एग्जाम्पल है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। घनश्याम हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम कांतिलाल बाय मॉर्गेजिंग हिज वाइफ ज्वेलरी विथ हिम, ठीक है। तो लोन की बात की हमने, घनश्याम ने उस कांतिलाल से लोन लिया था अपनी वाइफ की ज्वेलरी उसके पास मॉर्टगेज रखने। मॉर्टगेज मतलब गिरवी। हाँ, गिरवी रखे, वेरी गुड। तो घनश्याम पेड बैक 90% ऑफ द लोन अमाउंट, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी ही हैड टू टेक अ फर्दर लोन ऑफ ₹2 लाख, ठीक है। उसने 5 लाख रुपए में से 90% तो पे कर दिया, बट कुछ जरूरत अचानक से पड़ गई और उसे फिर से 2 लाख रुपए लोन और लेना पड़ा। दो द ज्वेलरी वॉज केप्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट लोन, कांतिलाल retained the jewelry as a security for the subsequent loan, ठीक है। तो क्योंकि उसने फर्स्ट लोन मैक्सिमम पे कर दिया था, फिर भी कांतिलाल ने क्या किया, ज्वेलरी वापस नहीं करी। ही हैज द राइट कि वो ज्वेलरी अपने पास रखे जब तक सेकेंड लोन भी पे ऑफ ना हो जाए। ऑलराइट, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम फिर फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। ऑलराइट, इसको रीड कर लेना, जितना आज हमने पढ़ा है उसे रीड कर लीजिएगा, और जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, क्या करना है आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। हाँ, लिखना है अपने वर्ड्स में, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही थी कि आपने जो कल गलती से वो सीसी भेजा था वो समझ में नहीं आ रहा है। गलती से कहाँ भेजा था मैंने? गलती कहाँ मैम भेजा? मैं कल कॉलेज गई थी तो एकता मैम बोल रही थी कि अभी फर्स्ट ईयर का नोटिस नहीं आया है सीसी का। फर्स्ट ईयर का डेट नहीं डिक्लेयर हुआ है, और आप अगर उस नोटिस में भी देखें तो उसमें भी
फर्स्ट ईयर का नहीं लिखा है, सिर्फ सेकेंड और फाइनल ईयर की डेट लिखी हुई है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो फर्स्ट ईयर की मैंने आपको स्पेसिफिकली उस पर लिखा था कि फर्स्ट ईयर की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, आप लोग प्रिपेयर करके रख लो, नेक्स्ट वीक डेट डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। यस यस मैम। मैम। हाँ मैम कुछ कवर भी चढ़ाना है क्या ऊपर से कॉपी में रेस्ट बेटा, में? अगर आप कोई चीज कॉलेज में या स्कूल में सबमिट करते हैं, कोई कॉपी या कोई असाइनमेंट, तो उस पर कवर तो चढ़ाना ही चाहिए आपको, है ना। यस मैम। कॉपी को कवर करके उस पे अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सब चीजें लिखनी चाहिए, तभी Yes, टीचर को पता चलेगा। हजारों बच्चे हैं यहाँ कॉलेज में, कैसे पता चलेगा ये कौन सी कॉपी किसकी है ना। यस मैम। सब्जेक्ट का नाम, सब चीजें मेंशन करनी है। और मैंने आपको फॉर्मेट भी भेजा था जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। यस मैम। उसको एक पेज में बना के या कवर पे बनाकर आप उसमें सारी डिटेल्स फिल कर लो, ठीक है। या फिर कॉपी में लिख सकते हैं उसको। हाँ, पर टॉप पेज पे लिखना, बिल्कुल सबसे ऊपर, यस मैम। ठीक है। और कवर पे लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यस मैम। चलिए, सो वील एंड द क्लास हियर एंड वील you, कंटिन्यू ma'am. टुमारो। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, थैंक ma'am. यू मैम। थैंक यू मैम। Have a good day.